हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे, कोरोना प्रोटोकॉल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे होंगे। दोस्तों, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में सीए फाउंडेशन का प्रीवियस पेपर का बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पर एक क्वेश्चन कराया था। नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू कवर question based on valuation of inventory, and this particular question has already come in the previous paper too. तो आओ देखते हैं, डिस्कस करते हैं इसको। दोस्तों, आपके सामने है ये क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ascertain the value of inventories एज ऑन 31 मार्च 2020। दोस्तों, इसमें बोला गया है कि असरटेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज़, इन्वेंट्रीज़ का वैल्यूएशन करना है। इन्वेंट्रीज़ की वैल्यू निकालनी है कब? 31 मार्च 2020 को। और भी कुछ डिटेल्स दे रखी हैं, जैसे कि इन्वेंट्रीज़ एज ऑन 1 अप्रैल 2019 3,50,000। Purchases made during the year 12 lakh, sales 18,50,000, manufacturing expenses 1 lakh, selling and distribution expenses 50,000 and administration expenses 80,000। और उसके अलावा नीचे एक पैराग्राफ दे रखा है, एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2019। दोस्तों, इस डेट को जरूर दिमाग में रखना। अ सम ऑफ ₹20,000 was written off on a particular item which was originally purchased for ₹55,000 and was sold during the year for ₹50,000। ठीक है, इसके अलावा भी दे रखा है कुछ, एक्सेप्ट द अबव मेंशन ट्रांजैक्शन ग्रॉस प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर वाज 20 ऑन सेल्स, यानी कि जीपी दे रखा है 20%। और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से इसको देखते हैं। तो दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि हमें इन्वेंट्रीज़ की वैल्यू निकालनी है 31 मार्च 2020, और जो डिटेल दे रखी है इन्वेंट्रीज़ की वो दे रखी है 1 अप्रैल 2019। तो दोस्तों, इससे थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि ये ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पर भी आप देखिएगा, एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2019 अ सम ऑफ ₹20,000 वॉज रिटर्न ऑफ, ये जो भी है। तो ये भी जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है 31 मार्च 2019 की ही दे रखी है। क्लियर? तो हमें साफ साफ क्लियर हो चुका है कि हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है और बाकी की डिटेल दे रखी है। तो आते हैं अब इसकी सॉल्यूशन की तरफ। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो निकालना है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज ऑन 31 मार्च 2020। थोड़ा सा मैं आपको पहले बेसिक नॉलेज दे दूं, फिर उसको रिलेट करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कंसेप्ट मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री जो होता है, जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हम इन्वेंट्रीज की वैल्यूएशन करते हैं, वो उस इन्वेंट्री की या तो कॉस्ट या उसका एनआरवी बोले तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर। आई बिलीव आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में अगर इन्वेंट्री को वैल्यूड करना हो तो उसकी कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर वो ली जाती है। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस वेरी डीपर ऑन दिस टॉपिक। ठीक, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगली किसी वीडियो में डेफिनेटली पूरे एंड टू एंड कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो एक तो ये चीज़ बतानी थी मुझे आपको। दूसरा मुझे बताना है आपको
COGS। आप इस टर्म से भली भांति परिचित होंगे। इसकी फुल फॉर्म होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है दोस्तों, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, कॉस्ट किसकी? गुड्स सोल्ड की। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पर्टिकुलर पीरियड में या पर्टिकुलर ईयर में, जो भी आप जिस भी पीरियड की कैलकुलेशन कर रहे हैं, चाहे वो ईयर हो, 6 मंथ हो, व्हाटएवर, ठीक है, नॉर्मली तो हम ईयर ही लेते हैं। तो उस पर्टिकुलर पीरियड में जितने भी गुड्स बेचे गए हैं, उस पर्टिकुलर ईयर में जितने भी गुड्स बेचे गए हैं, उनकी लागत क्या थी? दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। उस पर्टिकुलर पीरियड में जितने भी गुड्स सोल्ड किए गए हैं, बेचे गए हैं, उसको बनाने में कितना खर्चा आया है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, उसको आप नोट कीजिएगा। फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज मेड ड्यूरिंग द ईयर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब इंडिविजुअली देखते हैं क्या है। दोस्तों, ओपनिंग स्टॉक तो सिंपली आप लोगों को पता ही होगा, जो पिछले साल का क्लोजिंग होगा वो इस साल का ओपनिंग होगा, तो इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा दोस्तों, परचेजेज मेड ड्यूरिंग द ईयर, जिस पर्टिकुलर पीरियड की बात की जा रही है, उस पर्टिकुलर ईयर में कितना परचेज़ किया गया वो। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि वो सारे खर्चे, ध्यान से सुनिएगा, वो सारे खर्चे जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं गुड्स को रेडी करने के लिए ताकि वो बिक सके। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, मटेरियल, लेबर एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ठीक है दोस्तों, तो वो सारे खर्चे जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं गुड्स को बनाने के लिए, उनको रेडी करने के लिए ताकि वो बिक सकें, तो उनको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक सिंपली जो साल के एंड में बचे। ठीक, ये तो हो गया मोटा मोटा कंसेप्ट। अब COGS निकालने का एक फॉर्मूला और भी है, सेल्स माइनस GP। तो दोस्तों, तीसरा कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, डेट इज़ एबनॉर्मल स्टॉक। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, सपोज़ करो ये मोबाइल को मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, इसने ईयर एंड पर इसके पास 1000 यूनिट्स बच गई जो कि बिकी नहीं मोबाइल्स की। ठीक, जिनकी कॉस्ट थी 1000 रुपीज़ पर मोबाइल। गॉट इट। पर हुआ क्या, 200 यूनिट्स डैमेज हो गई उसी दिन, किसी भी रीज़न से हो सकता है। अब दोस्तों, जब 200 यूनिट्स डैमेज हो जाएंगी तो डेफिनेटली उनकी वैल्यू में तो गिरावट तो होएगी। ठीक है जी, वो नॉर्मल तरीके से तो चलेगी नहीं। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को। तो जब मैं बाहर पता करने गया कि अब इन डैमेज गुड्स की क्या कीमत है, तो पता लगा यह प्रति मोबाइल 20 रुपये का बिक सकता है, क्योंकि ये डिफेक्टेड पीस है। तो देखो दोस्त, सॉरी 200 रुपये कर लो। तो देखो दोस्तों, कितना फ़र्क आ गया। नॉर्मल मोबाइल 1000 रुपये का है और डिफेक्टेड वाला मोबाइल अब कितने का रह गया, 200 रुपये का। ठीक है, अभी जो आज इसकी वैल्यू है 200 रुपये है, अभी कितने का भी बिके, जब बेचने जाएंगे तो वो डिपेंड करेगा क्या उसकी वैल्यू होगी। पर अभी इसके प्राइस में एक ड्रास्टिक चेंज आ गया,
क्योंकि ये डैमेज हो गया, ठीक है। तो ऐसे केसेस को बोलते हैं एबनॉर्मल सिनारियो, यानी कि एबनॉर्मल स्टॉक है ये, ठीक है। तो याद रखना कि जब इसकी ट्रीटमेंट की जाएगी तो इसको नॉर्मल से हटा के किया जाएगा। आई मीन टू से कि बाइफरकेट होगा कि 800 यूनिट्स के लिए हम थोड़ा अलग कैलकुलेशन करेंगे और 200 यूनिट्स के लिए हम अलग कैलकुलेशन करेंगे। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। बाकी मैं आपको क्वेश्चन के जरिए बताऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अभी मैंने आपको ये 3 कंसेप्ट बताए हैं। तो दोस्तों एक बार इसको समराइज़ कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने बताया वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। सो मैंने आपको बताया कॉस्ट और एनआरवी विच एवरेज लोअर। एनआरवी यहाँ पे बोले तो कि एक्सपेक्टेड कितने की बिक सकती है वो पर्टिकुलर यूनिट आज की डेट पे, ठीक है। अगर सपोज एक मोबाइल है जिसकी कीमत आज, कीमत क्या मतलब इसकी कॉस्ट अगर 1000 रुपये की है, मतलब 1000 रुपये उसको पूरा रेडी टू सेल करने के लिए लगे, और अगर उसको आज बेचने जाओ तो हो सकता है वो 800 रुपये का बिके। तो यहाँ पे हम जो वैल्यूएशन करेंगे वो होगी कॉस्ट और एनआरवी विच एवरेज लोअर, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पे उसकी 800 रुपये वैल्यू आकी जाएगी, ना कि 1000 रुपये। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये था। दूसरा मैंने आपको बताया COGS, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि पूरे पर्टिकुलर पीरियड में जितनी भी हमने गुड्स बेचे हैं उनकी कॉस्ट कितनी है। इसका मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज मेड ड्यूरिंग द ईयर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, और COGS का एक और फॉर्मूला है सेल्स माइनस GP, ठीक है। इसको क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। और तीसरा कंसेप्ट मैंने बताया एबनॉर्मल स्टॉक के बारे में, कि इसका अलग से बाइफर्केशन होगा और फिर अलग से इसकी ट्रीटमेंट होगी, ठीक है दोस्तों। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमें डिटेल क्या क्या दे रखी है। एक दे रखा है हमें इन्वेंट्रीज एज ऑन 1 अप्रैल 2019 3,50,000। तो दोस्तों ऐसे पता लग गया है देखते ही कि डेट इज़ दी ओपनिंग स्टॉक। तो हमें इस सॉल्यूशन में दे रखा है ओपनिंग स्टॉक हाउ मच 3,50,000। और उसके अलावा क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमें कि जब हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेते पिछले साल का, यानी कि जो ओपनिंग स्टॉक जहाँ से आया 1 अप्रैल 2019 का, तो जब हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेते हैं उस टाइम का, तो 20,000 रुपये की एक आइटम, सॉरी 20,000 रुपये का रिटर्न ऑफ किया गया एक पर्टिकुलर आइटम पे विच वॉज ओरिजिनली परचेज फॉर ₹55,000, ठीक है। जैसे मैंने मोबाइल का एग्जांपल दिया था वैसे ही उसी से इसको रिलेट करना कि वो पर्टिकुलर आइटम पर जो कि 55,000 रुपये की खरीदी थी, यानी कि इसकी कॉस्ट 55,000 थी, उसमें 20,000 रुपये का रिटर्न ऑफ कर दिया। कुछ भी रीज़न हो सकता है, वो जल गया, खप गया, डैमेज हो गया किसी भी तरीके से, तो 20,000 रुपये की उसकी वैल्यू हमने उसी वक्त गिरा दी थी। तो इट्स अ ड्रास्टिक चेंज इन दी प्राइस। तो तो ये हमारा एबनॉर्मल स्टॉक है, ठीक है दोस्तों। तो वो एक दे रखा है हमें, और इट वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर ₹50,000, और वो 50,000 का बिका भी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमें एक चीज़ और दे रखी है कि एक्सेप्ट द अबव मेंशन ट्रांजेक्शन ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है हमें 20% ऑन सेल, ठीक है, 20% ऑन सेल। ये हमारे पास सारी डिटेल दे रखी है। तो दोस्तों आपको वो फॉर्मूला याद होगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था COGS का, उसका यूज़ करते हैं यहाँ पे, और बारी बारी से देखते हैं क्या दे रखा क्या नहीं दे रखा, ठीक। मैंने फॉर्मूला ये बताया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है वो देखते हैं फटाफट। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, जी दे रखा है। परचेजेस दे रखी है, जी दे रखी है 12 लाख रुपए की। दोस्तों कोई डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा है। डायरेक्ट एक्सपेंस मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि वो कॉस्ट जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है किसी भी चीज़ को रेडी टू सेल करने के लिए। तो आप मुझे बताओ क्या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं? यस, क्योंकि नाम से ही दिख रहा है मैन्युफैक्चरिंग कि उन प्रोडक्ट्स को बनाने में डायरेक्ट खर्चा है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। अब ध्यान से बताओ क्या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट एक्सपेंस है? नहीं,
क्योंकि ये प्रोडक्ट्स को बनाने में इन्वॉल्व नहीं होता, इसको सिर्फ मार्केटिंग करने में काम आता है। तो डेफिनेटली नो, इट्स नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस। सिमिलरली अगला दे रखा है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, यानी कि ऑफिस एक्सपेंसेस। अब ऑफिस एक्सपेंसेस भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं गुड्स को बनाने के लिए, सिंपल सा है, तो ये भी हमारा इसमें कैलकुलेट नहीं होगा। अब इस फॉर्मूले में माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक, हमें वही तो निकालना है कि वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2020, तो वही हमें निकालना है एक्चुअली। तो इसका मतलब है हमें COGS दे रखा है, अब COGS क्या है हमें वो देखना है, बस इस क्वेश्चन में यही है थोड़ा देखने वाला। दोस्तों COGS में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ऊपर, सेल्स माइनस GP। अब सेल्स कितनी दे रखी है 18,50,000 और GP क्या दे रखा है 20% ऑन सेल। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे पास ये दोनों चीजें आ गई। हम इसको लेफ्ट साइड में रखेंगे और राइट साइड में ये है, तो हम कैलकुलेट करके क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेंगे। ठीक है, पर अभी नहीं, अब रुकिए, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम इस एबनॉर्मल आइटम को, एबनॉर्मल स्टॉक को कंसीडर करना भूल ही गए। ठीक है दोस्तों, बस एक ये छोटी सी एडजस्टमेंट करनी है, इसके बाद ये क्वेश्चन चुटकी में हो जाएगा। अब दोस्तों ये क्या कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2019 a sum of rupees 20,000 was written on a particular item which was originally purchased for rupees 55,000। ठीक, ओपनिंग स्टॉक में जो 3,50,000 रुपये का है, जब ये कैलकुलेट हो रहा था 31 मार्च को, तो इसी में एक ऐसी आइटम थी जो कि 55,000 की थी। ठीक है, जो कि 55,000 रुपये की थी, पर डैमेज हो गई तो उसमें 20,000 रुपये का रिटर्न ऑफ हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब मैंने आपको उस कंसेप्ट में बताया था एबनॉर्मल स्टॉक के कि इस एबनॉर्मल आइटम की ट्रीटमेंट थोड़ी अलग करेंगे, नॉर्मल से इसको अलग कर देंगे। तो यानी कि ओपनिंग स्टॉक में ऐड है तो पहले हम एबनॉर्मल को हटा देंगे। ठीक है दोस्तों, टोटल ओपनिंग स्टॉक 3,50,000 लेस एबनॉर्मल स्टॉक की वैल्यू को हटाना है। अब बताओगे एबनॉर्मल स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी, 55,000, 20,000 या 50,000? आप बोलोगे कैसी बातें कर रहा है। क्योंकि आप देखिए कंफ्यूजिंग फिगर्स हैं, तो कंफ्यूज होना नहीं, सीधा लॉजिक से जाओ कि जो चीज़ 55,000 रुपये की खरीदी थी उसमें 20,000 रुपये का रिटर्न ऑफ हो गया, यानी कि उसकी वैल्यू ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई 20,000 रुपये से। तो कितनी उसकी वैल्यू बची, 55 माइनस 20, दैट इज 35,000 रुपीज़। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट थी उसकी 55,000, रिटर्न ऑफ हो गया 20,000 और कितना बचा 35,000। तो ये इसकी अब नेट कॉस्ट बची जो हमने ओपनिंग स्टॉक में ले रखी है। गॉट इट? तो ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक फॉर नॉर्मल आइटम्स 3,50,000 माइनस 35,000, 3,15,000। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एबनॉर्मल स्टॉक को हम बाइफरकेट करेंगे नॉर्मल से। ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट थोड़ी अलग होगी, इसकी ट्रीटमेंट थोड़ी अलग होगी, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक में हमने उसको ऑलरेडी 35,000 उसमें ऑलरेडी इंक्लूड था, क्योंकि उसी दिन हमें पता लगा कि 55,000 की चीज़ 20,000 से रिड्यूस हो गई, 35,000 की बची है, तो वो 35,000 इसमें इंक्लूड थे, तो वो हमने इसमें माइनस कर दिए। तो नॉर्मल आइटम की, नॉर्मल स्टॉक की ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 3,50,000 हो गई।
और इसको हम 35,000 वाली को अलग से ट्रीट करेंगे। ठीक, इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया कैसे करना है नहीं करना, तो हम फिलहाल उसको नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से अब ये देखिए सेल्स, टोटल सेल दे रखी है 18,50,000 रुपीज़, जो पूरा साल भर हुई है। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, इसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो वो एबनॉर्मल आइटम थी, इट वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर ₹50,000, वो 50,000 रुपये की बिक गई। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि एबनॉर्मल स्टॉक को हम अलग कर देंगे नॉर्मल स्टॉक से, ताकि हमारी बुक्स में फेयर ट्रीटमेंट हो, सही से हमें वैल्यूज़ का पता लगे। तो हम इसको सेल से भी माइनस कर देंगे। ₹50,000। तो ये है सेल फॉर नॉर्मल स्टॉक या नॉर्मल आइटम। ठीक है दोस्तों, तो एबनॉर्मल स्टॉक का जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था वो यहाँ पे पूरी तरीके से अप्लाई हो गया। हमने उसको नॉर्मल से बाइफरकेट कर दिया, और इस एबनॉर्मल की ट्रीटमेंट थोड़ी अलग होगी, और इस नॉर्मल की ट्रीटमेंट थोड़ी अलग होगी, और एबनॉर्मल की अलग होगी। तो अभी हम नॉर्मल पे फोकस करते हैं। ठीक, अब हमारे पास ये जो दो फॉर्मूले थे, इसी से हमारा सवाल निकलेगा ये वाला। तो इन दो फॉर्मूलों में हमें कुछ एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हम ऑलरेडी नीचे कर चुके हैं ओपनिंग, क्योंकि ये तो ग्रोथ है, इसमें नॉर्मल आइटम भी इंक्लूड है, एबनॉर्मल आइटम भी इंक्लूड है। तो हम नीचे ऑलरेडी एबनॉर्मल आइटम को हटा चुके हैं। तो एक्चुअल में ये वैल्यू जो मुझे लेनी है ये होगी 3,15,000, और जो ये वैल्यू लेनी है वो मेरी होगी 18 लाख रुपीज़, क्योंकि 50,000 इसमें से रिड्यूस हो चुका है, और उसमें से 35,000 रिड्यूस हो चुका है एबनॉर्मल आइटम का। गॉट इट। और हमें एक जीपी दे रखा है, डेट इज़ 20% ऑन सेल। तो दोस्तों अब सब कुछ आप लोगों के सामने है, बस अब वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। ठीक, उस फॉर्मूले में COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक था। अब क्लोजिंग स्टॉक हमें निकालना था, जो कि अभी निकालना है हमें इसको। COGS हमने कैसे निकाला, सेल्स दे रखी थी 18 लाख रुपीज़ की, याद होगा। जीपी दे रखा है हमें 20% ऑन सेल्स, तो ये वहाँ से निकलेगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस का कोई रोल नहीं है इस क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस तो आते नहीं, ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि इनका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा इसका रोल बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो ये जीपी में ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं। ठीक है ना, जो जीपी होता है वो ऑलरेडी इन एक्सपेंसेस से पहले आता है। तो इसलिए इस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस का कोई रोल नहीं है इस क्वेश्चन में। तो सीधी सी बात है, COGS निकालने का जो इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो यही है, इज इक्वल टू सेम। ठीक, सेल्स कितनी थी नॉर्मल स्टॉक की 18 लाख माइनस 20%, यानी कि 3,60,000 रुपीज़, जो इसका जीपी है। ओपनिंग स्टॉक मेरा आया था 3,15,000 रुपीज़। परचेजेस मेरी कितनी थी 12 लाख रुपीज़। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने थे 1 लाख रुपीज़, और क्लोजिंग स्टॉक हमें निकालना है। ठीक, अब आप सब मैथ के स्टूडेंट हो या नहीं भी हो, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इक्वल टू के इसको इधर लेके जाना है और इसको इधर लेके जाना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2020 क्या होगा? आंसर इज 1,75,000 रुपीज़, ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। तो दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने इसमें एंड टू एंड कवर नहीं करा, हर चीज़ को डीपली नहीं समझाया कि ग्रॉस प्रॉफिट में क्या होता है, या COGS में और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, और वैल्यूएशन का और क्या क्या तरीके होते हैं, मैंने ऐसा अभी कुछ नहीं बताया, सिर्फ मैंने क्वेश्चन पिक किया था।
तो उसी को सॉल्व कराने के लिए उसका बेसिक कंसेप्ट मैंने पहले थोड़ा सा आपको बताया और फिर क्वेश्चन कराया। ठीक है, अभी और भी वीडियोस बनाऊंगा, और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगा, और आप कमेंट्स में मेरे को फीडबैक जरूर दीजिए और मुझे रिक्वेस्ट कीजिए कि किस टॉपिक पे बनानी है, किसी क्वेश्चन पे बनानी है, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बनानी है। प्लीज़ आप मुझे रिक्वेस्ट कीजिए। तो अभी के लिए चलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, एंड स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।